अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम एक स्पेशल सा टेस्ट लेने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप में से जिनका भी एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है तो उन सभी लोगों को मैं टारगेट देता हूं कि जो हम 30 क्वेश्चन करेंगे इनमें से कम आपके 25 सही होने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपना टारगेट नोट करना है और अपना टारगेट जो है कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो 25 आउट ऑफ 30 यहाँ पे आपको देना है। तो देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे और यहाँ पे 25 आउट ऑफ 30 दे पाएंगे। तो सभी लोग अपना टारगेट नोट करें और जितने भी क्वेश्चन आप सही करोगे अपने क्वेश्चन मार्क करते जाएं, अपने क्वेश्चन नोट करते जाएं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना है, ठीक है ना। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि ई बुक लेना चाहते हैं या जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पेपर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं ये जो सारे पेपर्स हैं, ठीक है ना, इनकी पीडीएफ किस तरह से पढ़ सकोगे या ये जो ई बुक है ये आप किस तरह से पढ़ सकोगे या टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए वीडियो का एंड मिस मत करना। तो चलिए ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन दिस नहीं होना चाहिए, दरअसल यहाँ पे इन विच होना चाहिए, ठीक है ना, इन विच रीजन। तो आपको बताना है जो वैदिक आर्यंस है वो सबसे पहले किस रीजन में सेटल हुए थे। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं वैदिक आर्यंस की तो सबसे पहले ये सप्ता सिंधु में सेटल हुए थे, दैट इज सी पार्ट। यहाँ पे जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीपल ऑफ द इंडस वैली मैनली मेड यूटेंसिल्स। तो जो बर्तन वगैरह हुआ करते थे, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन वगैरह को, ठीक है ना। तो जो बर्तन हुआ करते थे, जो लोग थे, कौन, इंडस वैली पीपल के जो लोग थे, तो वो किस वहां के जो बर्तन या उनके जो बर्तन होते थे वो किसके बने हुए होते थे। क्ले सॉइल, कॉपर, ब्रोंज या ब्रास। तो देखिए अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो जो बर्तन का इस्तेमाल करते थे वो मैनली क्ले के बने हुए होते या क्ले सॉइल आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ए पार्ट जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा ये आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ पे जो लोग रहते थे ये दरअसल एक सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का झुंड था। तो वो जो लोग थे वो कहाँ पे रहने लगे, वो जो है परमानेंट सेटल होने लगे इंडस रिवर के नजदीक आसपास। तो फिर वहां पे जो झुंड बना लोगों की जो कॉम्बिनेशन बनी इंडस रिवर के नजदीक, तो उसी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वो इंडस रिवर के आसपास रहते थे। तो फिर यहाँ पे जो पहली साइट थी हड़प्पा थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर की गई 1921 में। तो फिर इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसी टाइम पीरियड में जो है ब्रोंज की खोज भी की गई, दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रख लेने। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो आपको बताना है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस समय जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है। यानी कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं टू मेक देयर ओन फूड तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा गैस रिलीज करते हैं। तो सबको पता है जो जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो वो इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और एक्सहेल यानी कि छोड़ते वो ऑक्सीजन है। तो बी पार्ट यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। यानी कि जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कौन सा गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड ए हार्मोन। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी को जो है हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है या हार्मोन भी आप कह सकते हो, क्योंकि विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कंसिडर किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज यहां पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ओर इज बॉक्साइट। ठीक है ना, आपको बताना है बॉक्साइट किसका ओर है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 4 ऑप्शन है आपके पास, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या लेड।
तो अगर मैं अल्युमिनियम की बात करूं, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक है ना। और आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए क्या है, आपको बताना है कि आयरन को किससे डिनोट किया जाता है, कॉपर को किससे डिनोट किया जाता है, और लेड को किससे डिनोट किया जाता है, इनका सिंबल क्या है, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ISI इज द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री। तो अगर मैं ISI की बात करूं तो ये किस कंट्री की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक कंट्री की अपनी अपनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आपको बताना है कि ISI किसकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान, जापान, इंडिया या इराक। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट्स पाकिस्तान हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, यहाँ पे काउंटिंग नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड। तो आपको बताना है जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, वेना, जिनेवा या न्यूयॉर्क। तो अगर मैं OPEC या ओपेक आप कह सकते हो, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेना में है। दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको बताना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 5, 10, 15 या 20। तो अगर मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, इसमें जो टोटल मेंबर्स देखने को मिलते हैं दैट इज 15। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया। आपसे जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम की लोकेशन पूछी गई है। कहां पे इसकी लोकेशन, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या मुंबई। तो अगर मैं ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है, कानपुर में है। दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच गेम। आपको बताना है जो राइडर कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ। तो अगर मैं राइडर कप की बात करूं, इसका संबंध गोल्फ के साथ है। दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है जो शिव कुमार शर्मा है इसका संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है, फ्लूट, सितार, संतूर या क्लैरिनेट, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं शिव कुमार शर्मा की बात करूं, इसका संबंध संतूर के साथ है। दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थैन डेम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। आपसे ये पूछा गया जो थैन डेम है ये किस रिवर पर बनाया गया है, ब्यास रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर या सतलुज रिवर। तो अगर मैं थैन डैम की बात करूं, रावी रिवर यहां पे हमारा राइट आंसर होगा, इसी पे बनाया गया है। तो सी पार्ट यहां पे जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ टेरेन फॉट। तो देखिए यहां पे आपको बताना है जो टेरेन का दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया। तो देखिए सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना, जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन है ना, ये युद्ध मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। और यहां पे मैं आपको 1-2 मिनट आपके लेना चाहूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आप सुन के जाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फास्ट में बताऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इससे ये बैटल आप कभी नहीं बोलोगे। अगर मैं बात करूं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की, तो ये जो बैटल लड़ी गई इससे पहले जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे बहुत सारे हमले किए, बहुत सारे हमले किए। लेकिन ये जो पृथ्वीराज चौहान था ये मोहम्मद गोरी को ऑलवेज हरा देता था। और हराने के बाद जब इसको मार देने के मतलब इसको मारना होता था, तो मोहम्मद गोरी क्या करता था, पृथ्वीराज चौहान के पांव पकड़ता था, वो करता था, ये करता था, तो इसको ये छोड़ देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से जो मोहम्मद गोरी ये एक जो है एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी, उसके चक्कर में पड़ गया, अफेयर लव चक्कर था उसका, ठीक है ना, उसके चक्कर में पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, तो ये उसके साथ, लेकिन ये वन साइडेड लव था। तो फिर क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी नजर भी उस पर पड़ी।
तो इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने उस लड़की को किडनैप कर दिया। ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा के रखा है अच्छी तरह से, कभी कभार जब हिस्ट्री हम उठाएंगे तो उस वक्त मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन तो फिर क्या हुआ, ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसने उस लड़की को उठा लिया, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद घोरी क्या करता, यहाँ पे तो कुछ नहीं, इसके बस में कुछ नहीं था। तो फिर जब ये इसने पृथ्वीराज चौहान पे दोबारा हमला किया, तो इस वक्त देखिए, इस वक्त इसके मन में अलग ही जुनून था, क्योंकि इसकी जो माशूका थी उसको उठा लिया गया था। तो कैसे मोहम्मद घोरी इसको छोड़ता, तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया, इसने पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया, लेकिन इस बार जो इसने हमला किया उसमें क्या किया, उसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, क्योंकि इस वक्त कुछ और ही सवाल था। तो फिर इसने अपनी माशूका को पा लिया, किस बैटल के बाद, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के बाद। तो ये आपको याद रख लेना है। इससे पहले जितने भी बैटल्स हुई वो सारे के सारे मोहम्मद घोरी ने हारी थी, लेकिन ये जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन लड़ी गई थी, ये इंपॉर्टेंट बैटल इसलिए है, मैंने आपको स्टोरी बताई इसके पीछे वजह क्या थी। तो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो है मोहम्मद घोरी ने जीती थी, और ये कब लड़ी गई थी, 1192 में लड़ी गई थी, ठीक है ना। और अगर मैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन की बात करूं, 1191 में लड़ी गई थी, ये भी आप अच्छी तरह से याद रख लेना। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज द मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। आपको बताना है जो मानस टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन कहां पे है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या आसाम। तो अगर मैं मानस टाइगर रिजर्व की बात करूं, आसाम में इसकी लोकेशन है, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो यहां पे आपको बताना जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। 30 जैन, 24 मार्च, 8 मार्च या 28 अप्रैल। तो अगर मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करूं, 8 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच मूवमेंट महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई। देखिए सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ये जो डू और डाई का नारा है ये किसके द्वारा दिया गया, एम के गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा दिया गया है, जिसे कि बापू के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। तो किस मूवमेंट में दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं डू और डाई की बात करूं जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये जो है नॉन कॉपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और यहां पे आती है बारी आपके होमवर्क की। देखिए होमवर्क में क्यों रखता हूं, क्योंकि आपको खुद से भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस पे डिपेंडेंट रहो, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ते हो वो आप कभी नहीं भूलते हो। दैट्स वाई मैं हर एक वीडियो में 2-2, 4-4 आपके लिए होमवर्क रखता हूं। तो यहाँ पे नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए क्या आपको बताना है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कब हुई है, ठीक है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुई है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई है, ये जो है इन तीनों का डेट आपको मुझे बताना है। मैं भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आपके लिए होमवर्क रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, लाजमी है। तो ये भी आप जो है चेक कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गरबा इज द मैन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना जो गरबा है ये कहां का मैन फोक डांस है, केरला, कर्नाटका, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो गरबा है ना, गरबा के पहले में क्या है, जी है, ठीक है ना, गरबा जी से स्टार्ट होता है, जी स्टैंड्स फॉर गुजरात, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और हाँ याद रख लेना, जो मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं ना, चाहे आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो या ना करो, लेकिन कम से कम वो होमवर्क वीडियो एंड होने के बाद चेक कर लिया करो, गूगल सर्च कर लिया करो, वो पॉइंट्स देखा करो, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। मैं बाकी वीडियोस में वो बताता रहता हूं, लेकिन जो पर्टिकुलरली आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूं ना, जिसको पता है वहीं पे कमेंट में मेंशन कर देना, जिसको पता नहीं है वो गूगल चेक कर लेना, क्योंकि देखा जो भी मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं उसको देखा करना, वीडियो के एंड में उसको देखा करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप लाजमी कंफ्यूजन में आ जाओगे। आपको बताना है जो इंडिया में पहली सेंसस हुई है वो कब हुई है, 1872, 1881, 1951, 1911। चलिए बताइए, इस वीडियो में आप लाजमी कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है ना, जरूरी आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि यहां पे आपको जो कंफ्यूजन में लाएगा वो है ऑप्शन ए और वो है ऑप्शन सी। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे
1872, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे 1951। जिसके मन में कुछ ना कुछ होगा, जिसके जहन में कुछ ना कुछ होगा, जिसने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसके जहन में ये डाउट टच कर रहा होगा, आ रहा होगा। लेकिन मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूं। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पे आपसे पूछा गया है फर्स्ट सेंसस, यहां पे पहली सेंसस कब हुई है ये आपसे पूछा गया है। तो जो भारत में पहली सेंसस हुई है वो हुई है 1872 में, ठीक है ना। पहली सेंसस जो हुई है ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान वो हुई है 1872 में। लेकिन जो इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद जो पहली सेंसस हुई है वो हुई है 1951 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपने जहन में बिठा देना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली सेंसस कब हुई है, ठीक है ना, बाय द वे अगर यहां पे ऑप्शन में नहीं होता 1872 और नन भी नहीं होता तो उस वक्त आप मार्क कर सकते थे, आप समझ सकते थे ये पूछा जा रहा है। लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जो भारत में जो पहली सेंसस हुई है वो ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान हुई है, वो हुई है 1872 में। लेकिन जो इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि आजादी के बाद जो पहली सेंसस हुई है वो हुई है 1952 में, ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो आजादी के बाद जो पहली सेंसस हुई है वो 1951 में हुई है, और यहां पे जनरली जो पहली सेंसस हुई है 1872 में हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर करके जाना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आप देख सकते हो हु इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर मैं बात करूं बिस्मार्क ऑफ इंडिया की, तो यहां पे आपको याद रख लेना सरदार पटेल को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, ज्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। आपको बताना है जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उस समय जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है वो किस में होती है? मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या नन ऑफ दिस। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है उस समय जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है वो होती है केमिकल एनर्जी में, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं यहां पे बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है इसकी लोकेशन कहां पे है, कालीबंगन की लोकेशन कहां पे है। ये हड़प्पन साइट है, ठीक है ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो कालीबंगन जो है इसकी लोकेशन राजस्थान में है, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच सबस्टेंस इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है जो रक्त का, ब्लड का जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है, रेड कलर होता है, वो बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं आयरन की, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो यहां पे आपसे जो है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, या आप वाटर कह सकते हो सिंपली, ठीक है ना। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 32 डिग्री या 100 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं वाटर के या प्योर वाटर आप कह सकते हो, इसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई, इलेक्ट्रिक बल्ब की थॉमस एडिसन के द्वारा की गई, आपको याद रख लेना है। तो इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन, लेड, स्टील या कॉपर। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो है टंगस्टन, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, महावीरा वाज। तो महावीरा कौन थे, 20 तीर्थंकारा या 21, 23 या 24। तो अगर मैं महावीरा की बात करूं ये 24th तीर्थंकारा थे, दैट इज यहां पे जो है डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन्ड ऑन मार्च डैश। तो यहां पे आपको बताना है जो गांधी इरविन पैक्ट है वो कब साइन हुआ है, यहां पे आपको उसका डेट बताना है, 15 मार्च
1928, 1930, 1931 या 1935। तो अगर मैं बात करूं गांधी इरविन पैक्ट की अगर मैं बात करूं, इसको साइन कब किया गया? 15 मार्च 1931। आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक है ना, ये पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड? आपको बताना है जो पहली ओलंपिक गेम है वो कब खेली गई। तो यहाँ पे 776 बीसी, 798 बीसी, 876 बीसी या 898 बीसी। तो अगर मैं पहले ओलंपिक गेम की बात करूं तो एज पर ऑप्शन यहाँ पे जो है 776 हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है एंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, अब जिनको भी ये पीडीएफ जो है पढ़नी है अच्छी तरह से, इस पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको पहले भी बताया इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। ये वाली जो पीडीएफ है जो कि रेडी हो चुकी है, इसमें आपको अग्निवीर के लिए जो है एज पर ओल्ड पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन आर्मी के भी और अग्निवीर के भी जो रिसेंटली पूछे गए हैं। इस बुक में आपको कम से कम 25,000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और चाहे आप किसी भी एआरओ से क्यों ना हो, जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, लैंसडाउन, कोई भी एआरओ क्यों ना हो, यहाँ पे सभी एआरओ मेंशन करना जो है पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप ये मत समझ बैठना कि अगर आपका एआरओ इसमें मेंशन नहीं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आप किसी भी एआरओ से क्यों ना हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ई बुक है इसमें आपको 2015 से लेकर 2023 तक क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो इंडियन आर्मी के पुराने क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आपको मिलने वाले हैं, और जो रिसेंटली एआरओ श्रीनगर में पूछे गए, एआरओ जम्मू में पूछे गए, मैंगलोर में पूछे गए, अमृतसर में पूछे गए, बेंगलोर में पूछे गए, ये मैं अग्निवीर की बात कर रहा हूँ, वो तो आपको मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स के पुराने क्वेश्चन पूछे गए इंडियन आर्मी में वो तो मिले ही मिलेंगे, लेकिन जो रिसेंटली अग्निवीर में भी पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो अदर एआरओ में भी क्वेश्चंस पूछे गए अग्निवीर में वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी में पहले क्वेश्चन पूछा करते थे वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जीके जीएस बेस पे ये ई बुक आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ई बुक जो है इस प्रकार की है, अच्छी तरह से आप देख सकते हो इस प्रकार की ई बुक आपको देखने को मिलेगी मल्टी लैंग्वेज में। और जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है उसके एंड में इस तरह से स्टार का मार्क आपको दिखेगा। अगर स्टार का मार्क नहीं हुआ तो यहाँ पे एंड में जो है जो राइट ऑप्शन होगा वो लिखा गया होगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और आपको वहां पे ये ई बुक जो है दो मिलेगी, एक विद आंसर और दूसरी विदाउट आंसर, यानी कि जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाओ। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इस ई बुक के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, ठीक है ना, वो भी आप याद रख लेना। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देख सकते हो इस पीडीएफ में, अगर मैं रिसेंटली जो एआरओ जम्मू की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये है एआरओ जम्मू, ये इसी पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एआरओ जम्मू, ये अग्निवीर के क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो कि 15 जनवरी 2023 रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है एआरओ जम्मू का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हर एक एआरओ की यहाँ पे आपको इसी तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इसी ई बुक में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेपर्स है यहाँ पे इनका भी इनमें भी जो है इनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके मिलेंगे अच्छे फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में आपको इसमें कन्वर्ट करके वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ी पीडीएफ है, पूरी में नहीं दिखा सकता, बहुत बड़ी पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।